एवरीवन, हम करने जा रहे हैं रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्टेट्स एंड गवर्नमेंट। रिकॉग्नाइजेशन: द इंटरनेशनल कम्युनिटी इज द कम्युनिटी ऑफ सॉवरन स्टेट्स एक्ट एंड इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म फॉर एनी स्टेट टू enjoy the right, duty and obligations of international law and to be the member of international community. Recognition of the entity as a state is very important. Recognition is a process through which a political community acquired international personality by becoming a member of family of nations. Other words, it is an acknowledgement by the existing state that a political entity has the characteristics of statehood. डिटेल में इसको समझ लेते हैं. द एक्नॉलेजमेंट और एक्सेप्टेंस बाय द मेंबर ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी that a new state has acquired international personality is said to be recognition. Recognition क्या है? जो इंटरनेशनल कम्युनिटी के जो मेंबर हैं वो एक्नॉलेज कर दें या एक्सेप्ट कर लें न्यू स्टेट को एज अ इंटरनेशनल पर्सनैलिटी, तो उसको क्या बोलेंगे? रिकॉग्नाइजेशन. The free act by which one or more state acknowledges the existence of definite territory of a human society politically organized independent of any other existing states and capable of observing obligation of international law by which they manifest through their intention to consider it a member of international community. अब यहाँ असेंशियल की बात कर लेते हैं. असेंशियल्स क्या चाहिए रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्टेट के लिए? अंडर द इंटरनेशनल लॉ आर्टिकल 1 ऑफ द Montevideo Conference 1933 defined the state as a person and laid down the following essential that an entity should possess in order to acquire recognition as a state. तो वो एलिमेंट क्या क्या है? It should have a permanent population, a definite territory should be controlled by it, there should be a government of that particular territory, that entity should have the capacity to enter into relations with other state. तो ये उसके एसेंशियल है. परमानेंट पॉपुलेशन हो, डेफिनेट टेरिटरी हो, गवर्नमेंट हो, उसके बाद एंटिटी अपने सॉवरन हो. इन अदर वर्ड द एट्रीब्यूट ऑफ द स्टेटहुड आर पीपल, टेरिटरी, गवर्नमेंट एंड सॉवरनिटी. तो ये इसके मेन आपके एलिमेंट हैं. क्या है? पीपल, टेरिटरी, गवर्नमेंट और सॉवरनिटी. अब चलो पता चलेगा रिकॉग्नाइजेशन कैसे होएगा. बट रिकॉग्नाइजेशन के इफेक्ट क्या पड़ेंगे? लीगल इफेक्ट ऑफ सच रिकॉग्नाइजेशन: व्हेन अ स्टेट एक्वायर रिकॉग्नाइजेशन इट गेन सर्टेन राइट, ऑब्लिगेशन एंड इम्यूनिटीज सच एज, कुछ राइट, ऑब्लिगेशन और इम्यूनिटी है जो इस टाइप से है. इट एक्वायर द कैपेसिटी टू एंटर इनटू डिप्लोमेटिक रिलेशन विद ईच अदर स्टेट्स. डिप्लोमेटिक रिलेशन इस्टेब्लिश कर सकता है. इट एक्वायर द कैपेसिटी टू एंटर इनटू ट्रीटीज विद अदर स्टेट. द स्टेट इज एबल टू enjoy the right and privilege of international statehood. The state can undergo state succession. With the recognition of state come the right to sue and to be sued. The state can become a member of the United Nations Organization. तो ये इफ़ेक्ट है. अगर कोई स्टेट रिकॉग्नाइज होती है तो उसको ये सब आपके राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस है जो उसको मिलते हैं. उसके बाद हम पढ़ लेते हैं फॉर्म ऑफ रिकॉग्नाइजेशन. तो फॉर्म ऑफ रिकॉग्नाइजेशन आपकी एक्सप्रेस रिकॉग्नाइजेशन होती है व्हेन एग्जिस्टिंग स्टेट्स गिव रिकॉग्नाइजेशन टू अ न्यू स्टेट्स बाय मेकिंग सम फॉर्मल डिक्लेरेशन. रिकॉग्नाइजेशन इज कॉल्ड एक्सप्रेस रिकॉग्नाइजेशन. तो फॉर्मल तरीके से अगर रिकॉग्नाइजेशन होगी तो उसको एक्सप्रेस रिकॉग्नाइजेशन बोलेंगे. एग्जाम्पल के लिए हम देख लेते हैं कि इंडिया ने जब बांग्लादेश के साथ आपने की रिकॉग्नाइजेशन, एक्सप्रेस रिकॉग्नाइजेशन थी, वो 6 दिसंबर 1971 में की. उसके बाद इंडिया टू 3 बैलेटिक रिपब्लिक सच एज लिथुआनिया, एस्टोनिया एंड लैटविया को 7 सितंबर 1991 में, ये भी एक्सप्रेस रिकॉग्नाइजेशन का एग्जांपल है. उसके बाद यूनाइटेड किंगडम टू बुर्मा 17 अक्टूबर 1947 को मेक अ ट्रीटी करी थी. ये भी एक एक्सप्रेस रिकॉग्नाइजेशन का एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है जिसमें फॉर्मल तरीके से डिक्लेरेशन करी जाती है. एक्सप्रेस रिकॉग्नाइजेशन हम पढ़ चुके हैं. अब है इम्प्लाइड रिकॉग्नाइजेशन. When the existing states, without making any formal declaration regarding the recognition of the new state, do some such act which specific the intention of give recognition to the new state, such a recognition is called the implied recognition. Implied recognition can be expressed through unilateral or collective action by the states with an unrecognized state or establishes a diplomatic relationship. It can be concluded that it has recognized that new state. तो कई बार वो एक्सप्रेस
करके नहीं करते। तो कुछ ऐसे आपको कुछ ऐसे स्पेसिफिक एक्ट होते हैं जिससे आपको इंटेंशन दिखाई देती है कि रिकॉग्नाइज कर लिया गया है न्यू स्टेट को। तो ये भी एक तरीका है आपका रिकॉग्नाइजेशन का, इसको इम्प्लाइड रिकॉग्नाइजेशन बोलते हैं। उसके बाद आता है कोलेक्टिव एक्ट्स। इट अकर्स व्हेन एन unrecognized state participate in a multilateral conference or multilateral treaty, then it is assumed that other parties to the conference or treaty have recognized that new state. Thus, when the new state become a member of the international organization, it is assumed that other member of the organization have recognized to that new state. This type of recognition is called collective recognition because under this state is collectively recognized by other member of the ऑर्गेनाइजेशन। यानी कोई ऐसे मल्टीलेटरल ट्रीटी है, उसमें कोई न्यू आपकी स्टेट पार्टिसिपेट करती है और ये ट्रीटी हो जाती है, तो ये मान लिया जाता है कि वो सभी जो पार्टिसिपेंट थी उस में उन सब ने स्टेट ने रिकॉग्नाइज कर लिया है इस न्यू स्टेट को। तो इस टाइप की जो आपको रिकॉग्नाइजेशन उसको कलेक्टिव रिकॉग्नाइजेशन बोलते हैं। इसके बाद हम थ्योरीज ऑफ रिकॉग्नाइजेशन कर लेते हैं। देयर आर मेनली टू थ्योरीज ऑफ रिकॉग्नाइजेशन विच में डिस्कस्ड एज अंडर। एक है आपकी कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी, दूसरा है डिक्लेरेटिव थ्योरी। कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी ओपनहेंस, हिगल या लेटोपर्ज एंड Angelotti, etc. are the chief exponent of this theory. Holland also support the constitutive theory. According to this theory, the only certificate to issue the international personality of a newborn state is the consent of the already existing state. In other words, a new entity shall only be called a state when the existing state acknowledges about its statehood. So the independence of new entity shall not amount it is called a state unless it has not recognized by the existing state. यानी चाहे वो एलिमेंट आपका एग्जिस्ट करता है बट जब तक दूसरी स्टेट्स उसको रिकॉग्नाइज नहीं करती तब तक उसको नहीं बोला जाएगा। तो ये थ्योरी आपका कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी इसको बोलते हैं। क्रिटिसिज्म की बात करें, द डॉक्ट्रिन वॉज सेवरली क्रिटिसाइज ऑन वेरियस ग्राउंड बाय मैनी जूरिस्ट। When a state has all element of statehood, that it is not necessary that its existence be recognized by other state to another. Hence, it is always found that the state is only recognized by some state at a particular time. For example, after the recognition of Bangladesh by India and some other state, it was recognized by Pakistan. यानी उसके एलिमेंट पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, ये दूसरों की दूसरी स्टेट की विल पे डिपेंड कर रहा है। जिस तरीके से इंडिया ने और बहुत सारे स्टेट ने तो पहले रिकॉग्नाइज कर लिया था बट पाकिस्तान ने बहुत बाद में रिकॉग्नाइज किया बांग्लादेश को। तो ये इसके क्रिटिसिज्म थी। चाइना वॉज रिकॉग्नाइज by the United States in 1979 while many states has already recognized it. चाइना को 1979 में रिकॉग्नाइज किया यूनाइटेड स्टेट ने, जबकि बहुत सारी स्टेट ने पहले ही कर लिया था। द इफेक्ट ऑफ रिकॉग्नाइजेशन इज रिस्ट्रोस्पेक्टिव। For example, nearly 2 years after attaining existence on Bangladesh state, Pakistan had recognized it as a state, but Pakistan recognized all its acts from the date of the creation of Bangladesh. That is, we can say that the state existed before attaining recognition. In this way, we can say that the constitutive theory is neither theoretical nor practical. रीजनेबल, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ना तो ये थियोरटिकल है और ना ही ये प्रैक्टिकल मतलब रीजनेबल है। तो इस आधार पे इस कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी के क्रिटिसिज्म हुए। अब हम आगे कर लेते हैं डिक्लेरेटिव थ्योरी ऑफ एविडेंटरी थ्योरी, और ये हॉल, फिशर या वैगनर ने दी है। द थ्योरी हैज़ बीन लेड डाउन अंडर द आर्टिकल 3 ऑफ द Montevideo Conference in 1933. According to this theory, the state comes into existence in international law at the same time that it has acquired all the quality of statehood recognized by other states present evidence of the fact. Thus, according to the declaratory theory, recognition depends upon the discretion of a will of the recognizing states. This theory states that the existence of a new state does not depend on the being recognition by the existing state. Even before recognition by other state, the new state has the right to defend its integrity and independence under international law. Hall, Wagner, Pitt, Cobbett, and Fisher, etc. are the chief exponent of this theory. Hall, Wagner, Pitt, Cobbett, and Fisher आपके chief exponent हैं इसके। According to Professor Hall, a state enter into the family of nation as of right when it has acquired essential attribute of statehood. Mr. Locke observed that in modern time, international personality does not depend upon the recognition. Thus, the exponent of the doctrine have dismissed the importance the recognition as a recognition is necessary only because it
enable the new state to form relation with other states. मेनली इसमें क्या बोला गया था, मेनली इसमें ये बोला गया है कि किसी स्वीट विल पे डिपेंड नहीं करेगा। अगर जो एसेंशियल एट्रीब्यूट ऑफ स्टेटहुड अगर एक्वायर कर लिए हैं तो उसको रिकॉग्नाइजेशन मिल जाएगी स्टेट को। तो ये थ्योरी सिर्फ इसी पे है कि ये रिकॉग्नाइजेशन बाय अदर स्टेट पे डिपेंड नहीं करेगी, बट एसेंशियल एट्रीब्यूट अगर स्टेटहुड है तो उसको रिकॉग्नाइजेशन कर लिया जाएगा। क्रिटिसिज्म की बात करें तो ऑल्दो डिक्लेरेटिव थ्योरी इज मोर वैलिड देन कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी, नेवरथलेस इट हैज़ सेवरल ड्रॉबैक। उससे तो इफेक्टिव है बट फिर भी इसमें काफ़ी खामियां हैं। फॉर एग्जांपल ऑफ अ स्टेट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय एक्वायरिंग ऑल द क्वालिटी ऑफ स्टेटहुड, इट कैन नॉट एस्टैब्लिश अ लीगल रिलेशनशिप विद अदर स्टेट विदाउट बीइंग रिकॉग्नाइज्ड। कंक्लूजन की बात करें तो विद रिस्पेक्ट टू रिकॉग्निशन द टू प्रिंसिपल मेंशन्ड अबव आर नॉट मोस्ट आपकी है most prevalent, and neither of the two theory is true alone. Recognition has element in both the above principle. अब कंक्लूजन की बात करें तो दोनों ही थ्योरी अधूरी हैं, रिकॉग्नाइजेशन के लिए दोनों ही हमें चाहिए। तो इस फिर आई हमारी थर्ड मॉडिफाइड कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी जो कैल्सन ने दी, जिसमें नेचुरल स्टेटहुड प्लस जुडिशियल आपके स्टेटहुड की बात करी गई। देयर आर टू मेजर डिस्टिंक्शन ऑफ स्टेटहुड, नेचुरल स्टेटहुड और जुडिशियल स्टेटहुड। नेचुरल स्टेट्स कम इनटू द एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट फ्रॉम द मोमेंट इट एक्वायर द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ स्टेटहुड। एसेंशियल एलिमेंट की बात कर ली आपकी, जो आपकी डिप्लोमेटिक सॉरी क्या कौन सी थ्योरी थी आपकी, हाँ डिक्लेरेशन थ्योरी। डिक्लेरेशन थ्योरी में जो बात करी गई आपकी वो नेचुरल स्टेटहुड में बात कर ली। जुडिशियल स्टेटहुड की बात कर रहा है, स्टेट लीगल स्टेटहुड कैन बी एक्वायर्ड बाय द स्टेट ओनली व्हेन इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय अदर स्टेट्स। तो जो कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी की बात आपकी जुडिशियल स्टेटहुड, यानी जो कैल्सन की जो थ्योरी थी आपकी मॉडिफाइड आपकी जो कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी, तो इसमें है दोनों ही बात कर ली गई है, नेचुरल स्टेटहुड और जुडिशियल स्टेटहुड, जो कि मोर इफेक्टिव है दोनों प्रीवियस थ्योरीज से। तो आगे हम बात कर लेते हैं मोड ऑफ रिकॉग्नाइजेशन। तो देयर आर टू मोड्स ऑफ रिकॉग्नाइजेशन, डी फैक्टो रिकॉग्नाइजेशन और डी जुरे रिकॉग्नाइजेशन। द प्रैक्टिस ऑफ स्टेट शो दैट इन फर्स्ट स्टेट द स्टेट जनरली गिव द डी फैक्टो रिकॉग्नाइजेशन। लेटर ऑन व्हेन दे आर सेटिस्फाइड दैट द रिकॉग्नाइज्ड स्टेट इज कैपेबल ऑफ fulfilling international obligation, they confer de jure recognition on it. That's why it is sometimes said de facto recognition is state is a step towards de jure recognition। यानी डी फैक्टो को डी जुरे का फर्स्ट स्टेप बोला जाता है जब इनको स्टेट से समझ लेते हैं कि भी हाँ ये ऑब्लिगेशंस कोई स्टेट ऑब्लिगेशंस वगैरह इंटरनेशनल लॉ की फुलफिल करने में कैपेबल है, तो फिर वो डी जूरे का देते हैं। स्टार्टिंग में डी फैक्टो का रिकॉग्नाइजेशन दिया जाता है। तो ये दो टाइप के मोड हैं आपके रिकॉग्नाइजेशन के। डी फैक्टो रिकॉग्नाइजेशन की बात करें तो इट इज़ अ प्रोविजनल रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्टेटहुड। It is a primary step to de jure recognition. This mode recognition is granted when a new state holds a sufficient territory and control over a particular territory, but the other existing states consider that it does not have enough stability or any other unsettling issue. The state having de facto recognition are not eligible for being a member of the United Nations. Example de facto states का है the Republic of रिपब्लिक ऑफ कोसोवा। उसके बाद डी जोरे रिकॉग्नाइजेशन है आपकी, इट इज़ द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ अ न्यू स्टेट बाय द एग्जिस्टिंग स्टेट व्हेन दे कंसिडर दैट अ न्यू स्टेट फुलफिल all the essential characteristics of state. The de jure recognition again granted either with or without granting de facto recognition. This mode of recognition is granted when the newly state acquire permanent stability, all the essential requirement of statehood, and it capable of being a member of the international community. The de jure mode of recognition grants the permanent status of a newborn state as a sovereign state. तो यहाँ पे तो जब उसको परमानेंट स्टेबिलिटी नहीं थी, बस उस पर एलिमेंट थे एज स्टेट की, बट यहाँ पे एलिमेंट भी है आपके पास और परमानेंट स्टेबिलिटी भी जब हो जाती है तो इसको डी जुरे दिया जाता है। ये एक परमानेंट स्टेटस है न्यू बॉर्न स्टेट का एज ए सॉवरेन स्टेट। लाइक यूके ने सोवियत स्टेट्स को 1921 में आपको डी फैक्टो मिला और 1925 में डी जुरे। डिफरेंस की बात कर लें डी फैक्टो और डी जुरे में, तो डी जो फैक्टो रिकॉग्नाइजेशन है इज़ अ प्रोविजनल और फैक्चुअल रिकॉग्नाइजेशन, वहाँ डी जुरे आपका रिकॉग्नाइजेशन है लीगल रिकॉग्नाइजेशन। डी फैक्टो रिकॉग्नाइजेशन इज गारंटेड व्हेन देयर इज अ फुलफिलमेंट ऑफ द एसेंशियल कंडीशन ऑफ स्टेटहुड। डी जुरे गारंटेड व्हेन द स्टेट फुलफिल ऑल द एसेंशियल कंडीशन ऑफ स्टेटहुड एंड विद सफिशिएंट कंट्रोल और
permanent stability. De facto recognition is primary step toward the grant de jure recognition. De jure recognition can grant either with or without grant de facto recognition. De facto recognition can either be conditional और नॉन कंडीशनल. वहाँ डी जूरे आपका क्या होगा, फाइनल एंड नॉन कंडीशनल रिकॉग्नाइजेशन. द स्टेट विद डी फैक्टो रिकॉग्निशन कैन नॉट एंजॉय फुल डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी, बट यहाँ पे क्या होगा, डी जूरे रिकॉग्नाइज एंजॉय फुल डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी. यहाँ पे क्या होगा, कैन नॉट अंडरगो स्टेट सक्सेशन बट अंडरगो स्टेट सक्सेशन. डी फैक्टो रिकॉग्निशन इज रिवोकेबल इन नेचर, बट ये क्या होगी, नॉन रिवोकेबल. इसको वापस लिया जा सकता है, इसको नहीं लिया जा सकता. ये परमानेंट टाइप की आपके नेचर की. ये कुछ केस दे रखे हैं, आप देख लेना. उसके बाद है डॉक्ट्रिन ऑफ रिकॉग्नाइजेशन. डॉक्ट्रिन की बात करें तो एक तो आपकी टोबार डॉक्ट्रिन जो नॉन रिकॉग्नाइजेशन फॉर अनकॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है. उसके बाद है एक्स्ट्राडा डॉक्ट्रिन, रिकॉग्नाइजेशन एग्जिस्टेंस ऑफ गवर्नमेंट नॉट लेटिगेसी. उसके बाद है बेटन कोर्ट डॉक्ट्रिन, ये नो रिकॉग्नाइजेशन फॉर मिलिट्री रूल्स. तो ये आपकी 3 टाइप की डॉक्ट्रिन है. उसके बाद केस है आपका सोमालिया वर्सेस वुड हाउस ड्रॉक का, जहाँ पे नो रिकॉग्नाइजेशन मतलब नो लीगल पर्सनैलिटी. 1993 का ये केस था. तो ये हमारा रिकॉग्नाइजेशन का टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ. आई होप आप सबको समझ आया होगा. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.